नमस्कार साथियों, मैं पवन जहांगीर आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आप सभी के प्यारे विज्ञान विषय के 7 चैप्टर को लेकर, जिसका नाम रहने वाला है जंतुओं और पादप में परिवहन। और साथियों, इस चैप्टर के अंदर लास्ट टर्न पर हमने डिस्कस कर लिया था कि मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में चलिए इसकी बात करता हूं। तो साथियों, मानव शरीर के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं, अनेक प्रकार की रिएक्शंस चलती रहती हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जब अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जब हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, तो उस समय शरीर के अंदर कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाएं कुछ वेस्ट मटेरियल बनाती हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनाती हैं। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अपशिष्ट पदार्थ है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्छ्वसन के द्वारा, उच्छ्वसन यानी आप समझते हैं, उच्छ्वसन का मतलब होता है जब शरीर से आप वायु को बाहर निकालते हैं, इसे उच्छ्वसन कहा जाता है। तो इस उच्छ्वसन की क्रिया के द्वारा आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे ही शरीर की कोशिकाएं जब कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, इन्हें समय समय पर शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते रहे तो हमारे लिए विषैले साबित हो सकते हैं, हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से निकालना पड़ता है, और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना, इसे क्या कहा जाता है? इसे उत्सर्जन कहा जाता है या फिर एक्सक्रीशन कहा जाता है। और इस कार्य को करने वाले जो अंग होते हैं, उन सभी अंगों को मिलाकर उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज लिखें यहां पर। शरीर की कोशिकाओं द्वारा कार्य करने पर कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो कि विषैले एवं हानिकारक होते हैं। विषैले एवं हानिकारक होते हैं, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। और इस कार्य को करने वाले अंग
करने वाले अंग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपके समक्ष लिख दिया है। अब मानव के उत्सर्जन तंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में अब हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक होता है साथियों वृक्क, एक नहीं होता, हालांकि दो होते हैं। वृक्क के बाद हो जाएगा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बाद हो जाएगा मूत्राशय, मूत्राशय के बाद हो जाएगा मूत्रमार्ग, और मूत्रमार्ग के बाद हो जाएगा मूत्र रंध्र। ठीक है, ये मेन टोटल 5 पार्ट होते हैं। और अब मैं इनको लेबल कर देता हूं। ये होता है साथियों आपके वृक्क, जिसको किडनी आप कहते हैं। ये होता है मूत्रवाहिनी, जिसे आप यूरेटर के नाम से जानते हैं। ये होता है मूत्राशय, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। ये होता है मूत्र मार्ग, और ये होता है मूत्र रंध्र, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। सो दीज आर द मेन 5 पार्ट्स ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वी कैन से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब साथियों यहां पर मैं एक एक भाग का आपको काम बताने वाला हूं। सबसे पहले वृक्क की बात करते हैं, जो कि संख्या में 2 होती हैं। तो आप लिखेंगे वृक्कों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों युक्त रक्त, अपशिष्ट पदार्थों युक्त रक्त को छानने का काम किया जाता है, या छानने का कार्य किया जाता है। यानी रक्त को छानने का काम किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज अशुद्ध, या मैं कह सकता हूं अपशिष्ट पदार्थों वाला जो रक्त होता है, वो आपके वृक्क के अंदर आता है या किडनी के अंदर आता है। और किडनी उसे क्या करेगी? फिल्टर करेगी। क्या करेगी? फिल्टर करती है, यानी उसको छानने का काम करेगी। जो काम की चीजें हैं वो तो वापस अवशोषित हो जाएंगी, और जो बचा हुआ वेस्ट होता है, जिसको आप मूत्र कहते हैं, मूत्र जो होता है वो मूत्र नलिकाओं के द्वारा वृक्क से मूत्राशय में पहुंचता है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक वृक्क द्वारा बनाए गए मूत्र को मूत्रवाहिनियां मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। अब मूत्राशय साथियों
एक थैली के समान संरचना होती है जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता रहता है या मूत्र जो होता है वो एकत्रित होता है। ठीक है, और जब मूत्राशय पूरा भर जाता है तो मस्तिष्क के द्वारा एक संदेश भेजा जाता है जिससे हमारे शरीर से क्या होता है, मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो आप लिखेंगे मूत्राशय थैली के समान संरचना है जो मूत्र को एकत्रित करती है, मूत्र को एकत्रित करती है। यानी मूत्र को एकत्रित करने का काम कौन करेगा, मूत्राशय करेगा। अब मूत्राशय जो होता है साथियों, मूत्राशय जो होता है वो मस्तिष्क, जो आपको मस्तिष्क संदेश देगा उसके आधार पर क्या करेगा, मूत्र का उत्सर्जन करेगा। यानी अस्थायी रूप से मूत्र यहां पर एकत्रित होता है, हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी रूप से। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त संदेश के बाद मूत्ररंध्र खुलता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्ररंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी मूत्ररंध्र से अब मूत्र बाहर निकल चुका है, जिसको आप यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं मूत्र के अंदर इसका कंपोजिशन क्या होता है या यूरिन किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो सबसे पहली बात मूत्र के अंदर 95% जल होता है, 2.5% इसके अंदर यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और एक औसतन अगर बात कही जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र का उत्सर्जन करता है।
यानी उसके बॉडी से लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र जो होता है वो उसके शरीर से निकलता है 24 घंटे में। और मूत्र के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके अंदर 95% तो वाटर ही होने वाला है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट सब्सटेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये यहां पर मैंने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कही। क्या आपको लगता है कि मानव के शरीर से केवल यही एक रास्ता है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकल सकते हैं? नहीं साथियों, आपके शरीर के अंदर क्या पाई जाती है? आपके शरीर में स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्वेद ग्रंथियां क्या करती हैं? त्वचा से पसीना निकालती हैं। त्वचा से पसीना निकालती हैं। अब मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। आप लोग सोचिए कि आपके कपड़ों पर ये सफेद रंग के धब्बे क्यों बनते हैं? पसीना आने पर आपके कपड़ों पर सफेद रंग के धब्बे क्यों बनते हैं? सोचिए इस बारे में थोड़ा सा, क्यों बनते हैं ये धब्बे? तो साथियों, 1 मिनट का समय होता है समाप्त। अब साथियों, आपके शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जहां से पसीना ज्यादा निकलता है। पसीना ज्यादा निकलता है। तो आप जो वस्त्र पहन रहे हैं, वस्त्र के वो हिस्से जो उन अंगों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? वस्त्र के वे भाग जो इन अंगों के संपर्क में होते हैं, वहां सफेद धब्बे
दिखाई देते हैं। वहां आपको कैसे धब्बे दिखाई देंगे? सफेद धब्बे दिखाई देंगे। अब सवाल ये, सफेद धब्बे क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इस पसीने के अंदर मेन एक क्या होता है? जल। पर जल के साथ साथ लवण भी पाए जाते हैं, और ये लवण जो होते हैं इसी के कारण आपके कपड़ों के ऊपर ये सफेद रंग के धब्बे आपको दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? अब कभी ये दिमाग में सवाल आया कि ये हमारे शरीर से पसीने का उत्सर्जन क्यों हो रहा है, और गर्मियों में ही ज्यादा पसीना क्यों निकलता है, सर्दियों में क्यों नहीं निकलता? इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है? तो बेटा इसका कारण स्पष्ट है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं किसी घड़े की बात करता हूं, मैं किसी घड़े की अगर बात करता हूं, तो घड़ा जो होता है उसकी, वो मिट्टी का बना होता है। इस मिट्टी के छोटे छोटे होल होते हैं, और इन होल से पानी जो होता है वो धीरे धीरे रिस कर बाहर निकलता है। पानी जो होता है वो धीरे धीरे रिस कर बाहर निकलता है। पानी जब इससे रिस कर बाहर निकलेगा, और वो जो जल की बूंदें हैं या पानी है, वो जब वाष्पित होता है, वो पानी की बूंदें जब वाष्पित होती हैं, तो साथियों घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। सेम ऐसे ही आपका शरीर काम करता है। होता क्या है कि जब हमारे शरीर से गर्मी में पसीना निकलता है, और वो पसीना जब वाष्पित होगा, तो उस वाष्पित होने के कारण आपका शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से यहां पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है। तो सिंपल सी चीज है कि पसीना आपके शरीर से क्यों निकल रहा है? ताकि पसीना वाष्पित हो, और पसीने के वाष्पन के बाद आपके शरीर को ठंडक मिल सके, आपका शरीर जो है वो ठंडा हो जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। साथ ही यहां पर एक विशेष और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति के वृक्क या किडनी जो है वो सही से कार्य न करे। सही से कार्य न करे, कि व्यक्ति की किडनी जो है वो सही से काम नहीं कर पा रही है। अगर व्यक्ति की किडनी सही से काम नहीं करेगी, चाहे वो चोट के कारण हो रहा है या किसी बीमारी के कारण हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, रक्त को छानने का कार्य, रक्त को छानने का कार्य नहीं हो पाएगा। रक्त को छानने का काम नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शरीर में अगर वेस्ट पदार्थ इकट्ठा होते रहे या वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहा, तो व्यक्ति की जान जा सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में एक ऐसी मशीन यूज की जाती है जो व्यक्ति के शरीर से धीरे धीरे रक्त को बाहर निकालती है, रक्त को छानती है, और छानने के बाद हाथों हाथ रक्त को वापस भी भेजती रहती है। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलाती रहती है। इसे कहा जाता है डायलिसिस या रक्त अपोहन क्रिया। डायलिसिस में क्या किया जाता है? डायलिसिस के अंदर सिंपल सा एक काम किया जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में
किसी रीजन की वजह से अगर किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर से एक नलिका के द्वारा रक्त को निकाला जाता है और रक्त को निकालने के बाद धीरे धीरे उस रक्त की सफाई करके वापस से उस रक्त को मानव के शरीर के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे मानव जो होता है उसकी मृत्यु नहीं हो पाती है, वो जीवित रहता है। ये किडनी फेल होती है तब ये प्रोसेस यूज किया जाता है जिसको डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? डायलिसिस कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्पष्ट किया। ये किसी चोट के कारण, ये किसी बीमारी के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे व्यक्ति को जान खोने से बचाया जा सकता है। आई बात समझ में? तो यहां पर आप लिख दें व्यक्ति के रक्त को निकालकर धीरे धीरे छानकर वापस शरीर में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला पॉइंट साथियों ये है कि ऐसा नहीं एक साथ सारा रक्त निकाल दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा रक्त निकालते जाएंगे, छानते जाएंगे, निकालते जाएंगे, छानते रहेंगे। इसलिए इसको कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है, क्योंकि रियल किडनी नहीं होती है, एक मशीन के रूप में काम करने वाली किडनी होती है जो क्या करती है, रक्त को छानती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? इस प्रोसेस को डायलिसिस या रक्त अपोहन क्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? डायलिसिस या फिर इसे रक्त अपोहन क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डायलिसिस या फिर इसे रक्त अपोहन कहा जाएगा। चलिए, यहां तक की बात हुई। तो इस प्रकार से व्यक्ति को इन्फेक्शन या संक्रमण, जिसको आप कहते हैं चोट या बीमारी की वजह से अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति के जीवन की आयु को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है इस प्रोसेस का, इस मशीन का उपयोग करके। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर चुके हैं आज कि मानव के शरीर से किस प्रकार से उत्सर्जन होने वाला है, क्या क्या भाग होते हैं, वृक्क किसे कहा जाता है, वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी किसे कहा जाता है, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्ररंध्र, हर एक का मैंने आपको कार्य लिखवा दिया है। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या किया जाना है वो भी समझा दिया है। कई बार शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि सारा उत्सर्जन नहीं करते हैं, पर उत्सर्जन में थोड़ा बहुत सहायता करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि हमारी त्वचा से जो पसीना निकल रहा है, ये श्वेत ग्रंथियां क्या करती है, पसीने को उत्सर्जित करती हैं। तो ये भी सेम वही काम होने वाला है, सेम वही काम होने वाला है, पर ये बहुत छोटे लेवल पर होता है, आपकी किडनी बड़े लेवल पर काम करती है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब इसके बाद साथियों हम बात करेंगे नेक्स्ट पादपों के अंदर किस प्रकार से परिवहन होगा, वो हम अपनी अगली कक्षा के अंदर बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ साथियों अब मैं अपनी आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी हमेशा इसी जोश, उत्साह, जुनून के साथ उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।